नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित श्रीवास्तव दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के लिए पहली क्लास मैथमेटिक्स में। पहली क्लास में जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स आए हैं उनको मेरा ये समझाना ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स डिवाइड कितने भागों में है। और केवल 11th से मतलब 11th से नहीं है, 11th 12th आगे जो मैथमेटिक्स ले रहा है उसको मैथमेटिक्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट कितना पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज से कुछ टाइम पहले तक मैथमेटिक्स की 4-5 बुक्स अलग अलग आती थी, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, 3D वेक्टर, ज्योमेट्री। इसी तरीके से अब इनको कंबाइन करके मैथ्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे पूरा मैथ्स पढ़ने से पहले आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में हम डिवाइड करते हैं अलजेब्रा, जिसको हम बोलते हैं बीजगणित। दूसरा जो पार्ट हम लेंगे उसको हम बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। तीसरा हम पार्ट ले लेते हैं ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं ज्यामिति। फोर्थ हम ले लेते हैं कैलकुलस, जिसको हम बोलते हैं कलन। और लास्ट हम ले लेते हैं 3D एंड वेक्टर, जिसको बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति व सदिश। कुछ टाइम पहले तक ये 5 अलग बुक होती थी, अब इन्हीं से डिवाइड करके 11th और 12th का पूरा सिलेबस और आगे भी ये मैथमेटिक्स इसी में डिवाइड है। ध्यान रखना, बीजगणित में हम कुछ पार्ट पढ़ते हैं, मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता हूँ कौन कौन से पार्ट्स पढ़ते हैं। हम जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे समुच्चय एक टॉपिक है, चाहे मैं इसमें रख दूँ चाहे कलन में रख दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, कुछ बीजगणित के कुछ टॉपिक अपन ले लेते हैं। जैसे मैं पहला टॉपिक लेता हूँ जो 11th और 12th में भी डिवाइड है, उसके हिसाब से मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स। ये 12th क्लास में आएगा, मैं क्लास का नाम भी डाल देता हूँ और कंपटीशन में रहेगा, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। दूसरा है मतलब आव्यूह, दूसरा है सारणिक, जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ये भी 12th में है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये सभी क्लास में है, 11th में भी है, 12th में भी है, वैसे 10th 9th से स्टार्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी। इसके बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रमचय संचय। मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्रम नहीं बता रहा हूँ, ये 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक, 11th क्लास में RBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है। उसके बाद है, या उसके पहले मान लो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया सम्मिश्र संख्या। ठीक, सम्मिश्र संख्या। इसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को मैं लिख देता हूं श्रेणी, जैसे APGP तुमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद है में ये भी 11th क्लास में है, ये भी 11th क्लास में है। अलजेब्रा का ज़्यादातर पार्ट हम 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऐसे भी जो याद आते जाएंगे अपन टॉपिक, ऐसे बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय, ये भी 11th क्लास में है। आप ध्यान रखना, 11th क्लास के जितने चैप्टर्स हैं वो या तो अलजेब्रा में हैं या ज्यामिति में है, बाकी थोड़ा बहुत दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी दे रखा है। और IIT मेंस JEE में भी इसके 30 में से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। ऐसी बात करते हैं त्रिकोणमिति, ये हम 10th क्लास से स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे पहले पढ़ा था अनुपात, जिसको हम रेशियो बोलते हैं। दूसरा त्रिकोणमिति है फलन, जो भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है, सॉरी ये तो 10th में पढ़ा, ये 11th में है। त्रिकोणमितीय समीकरण, ये भी 11th में है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ऐसे ही एक पार्ट और है जिसको मैं
बोल सकता हूँ ट्राइंगल प्रॉपर्टी, त्रिभुज गुण। ये केवल कंपटीशन क्लास के लिए, हालांकि हम इसे 11th क्लास में कंप्लीट करेंगे। मैथ त्रिकोणमिति एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी जेई में 3 से 4, ठीक है। इसके अलावा इसमें से PMI आता है, एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लीनियर इनइक्वलिटी, ऐसे काफ़ी चैप्टर्स बन के ये इसमें आते हैं। फिर ज्योमेट्री टोटली 11th का पार्ट है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। एक्चुअल ज्योमेट्री का मतलब है 2D, पॉइंट यानी बिंदु से स्टार्ट करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, फिर पढ़ते हैं हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पेयर रेखा युग्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं शंकव परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन। ये पूरा 11th का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और IIT के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के, क्योंकि 2 या 3 चैप्टर होते हैं जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 1/4 पार्ट से ज़्यादा कवर करता है। शंकव परिच्छेद को 4 में डिवाइड किया, सर्कल यानी वृत्त, पैराबोला, हाइपरबोला यानी ये तो होता है परवलय, ये होता है अति परवलय, ये वृत्त, और एक और है जिसको हम बोलते हैं एलिप्स। एलिप्स हमारा होता है दीर्घवृत्त, ठीक। ये पार्ट टोटली 11th में, रेखा युग्म इतना नहीं है लेकिन हम करेंगे इसको, ये टोटल 11th का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेने वाले बच्चों को समझा देना चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स को लाइट ना लें, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और टोटली 11th में है। अलजेब्रा बेसिक्स क्लियर करती है, अलजेब्रा में और भी टॉपिक आएंगे, 9 to 10 टॉपिक्स पढ़ते हैं, 9 टॉपिक्स ऑलमोस्ट लिख रखे हैं। कैलकुलस में हमारा स्टार्ट होता है, इसको मैं इसमें भी डाल सकता था, ये आपका पहला चैप्टर मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा, वो है सेट्स, जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। अब मैं इसको कैलकुलस में भी रख सकता हूं और अलजेब्रा में भी रख सकता हूं। दूसरा पार्ट जो मैं स्टार्ट करूं, दूसरा जो आता है इसमें, वो आता है रिलेशन एंड फंक्शन। ये 11th में है दोनों, आज हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है सीमा, लिमिट्स। इसके बाद लिमिट्स के बाद जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी, सातत्यता। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको बोलते हैं अवकलनीयता। लिमिट्स भी 11th में, यहाँ से ये कंप्लीट 12th का मैक्सिमम पार्ट है, 12th क्लास में 44% को कवर करता है। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आता है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन यानी समाकलन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद अवकल समीकरण, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्ट भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 8 to 9 क्वेश्चंस कवर करता है। इसके बाद 3D वेक्टर, अपने आप में 2 ही चैप्टर हैं, एक है वेक्टर यानी सदिश और एक है 3D। कंप्लीट मैथमेटिक्स आगे तक भी आप पढ़ोगे, इसी पार्ट में कवर होता है। आप ध्यान से समझना, 11th के जो मैंने पोर्शन बता रखे हैं ये टोटली में 11th क्लास में हम कवर करेंगे। स्टार्ट हम सेट से करेंगे क्योंकि बेसिक फंक्शंस इससे क्रिएट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअल मैथमेटिक्स ये है, इतना मैथमेटिक्स मिलकर ही कंप्लीट मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम इस पे पहला टॉपिक यानी पहला चैप्टर समुच्चय 11th क्लास का स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने का हमारा कारण केवल और केवल यह है कि यह इंडिकेट करता है, साइन जनरेट करता है कि इस मीनिंग क्या है जो आगे यूज में आने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब जो कंप्लीट मैथमेटिक्स के बाद के जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम सेट्स यानी समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय होता क्या है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। समुच्चय होता है एरे ऑफ वेल डिफाइंड वैल्यू, यानी कि जो डिफाइंड
परिभाषित हैं वैल्यू, उनका समुच्चय, उनका ग्रुप, उसको हम बोलते हैं समुच्चय। जैसे मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो ये एक समुच्चय होगा, ठीक है। मैंने बोला विराट कोहली वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हैं तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बदलेंगे, बदल सकते हैं, कभी कोई भी चीज़ बदल सकती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, समुच्चय क्या होते हैं? परिभाषित वस्तुओं का समूह, परिभाषित वाक्यों का समूह। ये सभी जो परिभाषित हैं, जैसे मैंने बोला किसी भी एक शहर में 1000 कुत्ते हैं या डॉग्स हैं, ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कम या ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी समुच्चय क्या हुआ? परिभाषित वस्तुओं या वाक्यों का समूह समुच्चय कहलाता है, ठीक है, जिसको हम सेट्स बोलते हैं। सेट्स, समुच्चय, ध्यान से समझना, ये इंडिकेशंस हैं, इसमें जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको नोट करा दूंगा। क्या? ग्रुप ऑफ या एरे ऑफ वेल डिफाइंड वैल्यूज। क्या? सेट्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड वैल्यूज। जैसे अब समझना, इसको रिप्रेजेंट दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, इसको हिंदी में भी हम रोस्टर रूप बोलते हैं, ठीक। इसको इंडिकेट करने के लिए समुच्चय को ब्रशेज, जिसको मजला ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ABC। ध्यान से समझना किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रशेज और कॉमा। जब मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये रोस्टर फॉर्म है। जैसे मैंने बोला कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाना है या 10 से छोटी होल नंबर्स का समुच्चय बनाना है, तो मैं ब्रशेस और कॉमा को ही उपयोग में लूँगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये सब अपन अच्छे से समझने के लिए पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल, यानी कि अंतराल। मैंने पहले ही बोला आपको कि ये चैप्टर केवल और केवल सिंबलिक है, सिंबल समझने के लिए। अब इंटरवल हम पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं आप ध्यान से समझना। मैं पहला लिख रहा हूं क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड का मतलब बंद अंतराल। दूसरा मैं लिख रहा हूं ओपन, ओपन को अपन क्या बोलते हैं? खुला अंतराल, संवृत और विवृत भी बोलते हैं। और एक मैंने लिखा सेमी क्लोज और सेमी ओपन, और सेमी ओपन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने इसके अंदर ब्रैकेट लेते हैं बड़ा ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं A से B, इसके अंदर लेते हैं छोटा ब्रैकेट, जैसे मैं लिखा A से B, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं बड़े ब्रैकेट को उल्टा करके। और मीनिंग क्या है इसका? मतलब हो गया A से B तक के नंबर चलेंगे, इसका मतलब हुआ A से B के बीच के नंबर चलेंगे। सेमी क्लोज्ड में क्या होगा? एक साइड कोई बड़ा ब्रैकेट होगा, एक साइड छोटा ब्रैकेट होगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A B अपोजिट। मैं एक एग्जांपल दिया, मैंने यहां लिखा मान लो 1 से लेकर 7 तक, तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैं इसको सेट फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मुझे इसके लिए देना पड़ेगा कि केवल मुझे नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है, या होल नंबर्स लेना है। अगर मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, सेट्स के फॉर्म में लिखूंगा फॉर नेचुरल नंबर, मैं यहां लिख देता हूं फॉर नेचुरल नंबर। अगर इसके लिए लिखूंगा, मान लो यही एग्जांपल दिया मैंने ओपन इंटरवल 1 7, तो मैं लिखूंगा 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 7 के बीच के नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर। अगर मैंने यहां पे लिखा, मान लो यहां लिखा 1 और यहां लिखा 7 ओपन लिखा, तो ये सेट्स के फॉर्म में 1 तो आएगा, 4 5 6 7 नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद
इसके बाद मान लो मैंने इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन किया, एक्सेस रिप्रेजेंटेशन बोल सकता हूं। मैंने एक एक्सेस यानी अक्ष बनाई, मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है। जब बंद अंतराल की बात चलती है तो उसको पूरे को डार्क करके यहाँ 1 पे भी पॉइंट आ जाता है और मतलब पॉइंट ले लेते हैं। जब ओपन की बात चलती है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो डार्क तो करेंगे बट यहाँ पर सर्कल्स ले लेंगे। और जब यहाँ बात चलेगी, जहाँ क्लोज्ड है तो वहाँ तो पॉइंट आएगा, जहाँ ओपन है वहाँ सर्कल आएगा। ठीक, अगर मैं इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं x एक ऐसा नंबर है जो 1 या 1 से बड़ा है, 7 या 7 से छोटा है। अगर मैं यहां लिखता हूं तो x एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, 7 से छोटा है। इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा लेस देन इक्वल, वहां इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा। जहां क्लोज इंटरवल है वहाँ इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये इसका स्टेटमेंट फॉर्म है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू पॉसिबल है। ओपन इंटरवल का मतलब है कहाँ से कहाँ के बीच की वैल्यू पॉसिबल है। जहाँ क्लोज इंटरवल आएगा वो वैल्यू इंक्लूड होगी, ओपन इंटरवल में वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको अप्लाई करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। ठीक, सेट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड वैल्यूज। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया, हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दिया नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। तो नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर्स n इज इक्वल्स टू n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आता है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। इसका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में, जब तक मैंने स्टेटमेंट उसके अंदर नहीं डाली। दूसरा मैंने लिखा, मान लो होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स में मैं इसको W से लिख देता हूँ। स्टार्ट करते हैं 0 1 2 से लेकर, यानी होल मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, फिर मैंने लिखा इंटीजर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। इसको हम लिखते हैं Z से। Z इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर हमको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धन पूर्णांक, हम Z+ से लिखते हैं। Z+ का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर हमें बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो ये क्या होते हैं? -इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 तक। और भी नंबर्स हमें लिखने हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इनको सिंबलिक बना रहे हैं, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये सभी को पता रहता है, मैं इसमें आगे बता रहा हूँ। आज मैथमेटिक्स की पहली क्लास जो सेट्स के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। बिल्कुल इजी चैप्टर्स है, बिल्कुल इंडिकेट करने के लिए चैप्टर्स है ये। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से समझना। मान लो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए आपको, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि एक A एक सेट दिया 2 4 8 16 32। ये किस फॉर्म में है ये आपको पता होना चाहिए, ये रोस्टर फॉर्म में।
हमसे बोला गया इस रोस्टर फॉर्म को, हमसे बोला गया इस रोस्टर फॉर्म से इसको सेट बिल्डर यानी समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a इक्वल्स टू, इससे पहले चलो ये कर लो, मैं आपको कुछ सिंबल बताऊंगा। मैं लिखूंगा x सच दैट x, मतलब इस साइन को हम बोलते हैं सच दैट, x सच दैट x कॉमा x इक्वल्स टू 2 की पावर n। देखो 2 1 होगी तो 2 2 होगी तो 4 3 होगी तो 8 4 होगी 16 5 होगी 32, लेकिन इसके आगे तो फिर मुझे यहाँ पर एक इंटरवल डालना पड़ेगा। x नहीं, नेचुरल नंबर n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पॉसिबल है, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N या होल नंबर्स या इंटीजर, पॉइंट में नहीं है। ये पूरा इसका स्टेटमेंट हो गया। अब आपको मैं कुछ सिंबल बता रहा हूँ। पहले इस सिंबल को हम बोलेंगे सच दैट, या तो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब जैसे मैंने बोला यू बिलोंग्स टू, यानी कि एक जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसका नंबर है, ठीक है। उल्टा a जब भी आएगा जिसको हम बोलेंगे फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, ठीक है। और भी सिंबल आएंगे, जैसे मैंने u जैसा इसको बनाया, इसको हम बोलेंगे हैं यूनियन। इसको यूजेस मैं बताऊंगा आपको मे बी नेक्स्ट क्लास और इस क्लास में, संघ। एक उल्टा यू जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तब भी मैं आपसे बोलूँगा अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के हों, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। इंटरसेक्शन अगर मुझे ऐसे मिलता है तो इसको हम बोलेंगे सबसेट। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। अगर केवल ये मिलता है तो हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, यानी कित उपसमुच्चय। इसी तरीके से और भी सिंबल आएंगे तो हम यूज़ में ले लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इस पे आते हैं टाइप्स ऑफ समुच्चयस, यानी कि समुच्चय के प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए आप जब बुक उठा के बैठोगे आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल चैप्टर सिंबलिक है, केवल सिंबल्स के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब जैसे मैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स पे आता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस ही करेंगे बस, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब जैसे बिल्कुल नाम से आ रहा है, बिल्कुल नाम से, जैसे मैंने बोला फर्स्ट नल सेट, और इसी को मैंने बोला वॉइड सेट, और इसी को मैंने बोला नल सेट, वॉइड सेट, और इसी को बोल देता हूँ एम्प्टी सेट। हिंदी में बोलेंगे रिक्त समुच्चय। नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक समुच्चय लिखा, इसको या तो मैं खाली छोड़ दूं या फाई से रिप्रेजेंट कर दें। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्या? या तो फाई या खाली छोड़ना, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। मतलब अगर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, एम्प्टी हो, खाली हो वो, तो उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय या नल सेट या वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। मैंने बोला एकल समुच्चय, इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया स्मॉल a, तो वो क्या होता है? सिंगलटन, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है। फिर
युग्म नाम से क्लियर है, जिसमें इसको बोलते हैं पेयर सेट, इसको बोलते हैं पेयर सेट। पेयर सेट का मतलब हो गया युग्म समुच्चय, जैसे इसमें दो एलिमेंट्स हो, जैसे ए और बी, दो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं युग्म समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ पर हम चलते हैं। अपन अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स तो हमने ये डिवाइड कर लिए। मान लो हमको बोला गया कि सबसेट निकालना है, क्या सबसेट या उपसमुच्चय। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। जैसे मैंने एक सेट दे दिया A1 2 3, मतलब इसके जितने भी पॉसिबल समुच्चय बन सकते हैं उसको सबसेट बोलते हैं। जैसे मैंने बनाया, मान लो एक खाली बना लिया, एक 1 का बना लिया, एक 2 का बना लिया, इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, 1 2 बना लिया, 1 3 बना लिया, 2 3 बना लिया, ब्रैकेट ध्यान रखना ब्रशेज ही हैं, 1 2 3 बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोई एक और छोड़ रखा है हमने, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, एक 3 रह गया। मुझे कैसे लगा छोड़ रखा है हमने, क्योंकि ये होते हैं 2 की पावर n, वेयर n इज़ द एलिमेंट्स। ये कितने होते हैं 2 की पावर n की वैल्यू 3 थी, तो 2 की पावर 3 यानी ये 8 बनने थे, तो ये हो गए सबसेट्स। मतलब सबसेट्स को ब्रशेज में ही लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहली क्लास के अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है, मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी घबराने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप मैथमेटिक्स में 10th के बाद आते हो, एक आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो आप 10th तक पढ़ते हो वो स्टेप बाय स्टेप मैथ्स पढ़ता है। 10th के बाद आपका डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद मैथमेटिक्स एकदम से आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप बिल्कुल मैथमेटिक्स लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है, आज नहीं तो कल ऑफलाइन क्लासेस भी होनी हैं, ऑनलाइन चली रही हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।